एल्बर्ट बेल कंट्रोवर्सी किसके टाइम पे आई थी? हम्म। दिवांशु, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पे आया था? 10 मिनट लो, ठीक है। देखो, ये सब चीज़ें पढ़ो एक बार। क्या फ़ायदा है मैं इतना पढ़ा रहा हूँ? ये सब लिखा हुआ है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, अवध। पहले मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है ये। हम्म। 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 हाँ बताओ। हम्म। 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 ये कंपनी के नाम है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई मर्जर होता है किसी चीज़ का, समझ में आई? कि जैसे कि कोई दो चीज़ें हैं अलग अलग, बैंक्स के नाम होते हैं, फिर वो चेंज हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, समझ में आया? तो वो क्या होता है, मर्जर हो गया चीज़ों का। हम्म। बिल्कुल, वो एक उसकी सब्सिडरी ब्रांच खोल दो या एक पेरेंट ब्रांच खोल दो, उसका नाम दे दिया। उसमें कंफ्यूजन नहीं लेनी है। मेन चीज़ आपको ये पढ़नी है कि वो उन्होंने क्या क्या एरियाज आपके कैप्चर किए। और मेन आपको क्या पढ़ना है, बैटल्स पढ़नी है। बैटल पे ज़्यादा ध्यान दो। आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये नहीं पूछा जाएगा उस कंपनी का नाम क्या था, है ना? आपसे ये पूछा जाएगा कि उसने कौन सा फोर्ट ऑक्यूपाई करा था। अगर पूछा जाएगा फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी, कौन सी हुई थी बताओ? हम्म। एपेक्स। तुम बताओ। एक्सरे चैपले। थर्ड वाले में? तो क्या था ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले में? लुइसबर्ग कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में, गुड। कनाडा, नॉर्थ अमेरिका। मेन चीज़ आपको ये समझनी है कि जो ट्रीटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये चीज़ आपको समझनी है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट ये है कि जो ये गवर्नर जनरल्स हैं जो मैं आपको ये पढ़ा रहा था, ये सब आपको आने चाहिए थे। पता नहीं क्यों आप लोग नहीं पढ़ रहे हो उस हिसाब से। देखो, ये नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है कि आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है? अब चलो आगे पढ़ते हैं। ये तो बहुत मतलब फॉरवर्ड पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी, क्यों नहीं आप पढ़ रहे हो? मैं बता दूंगा, पहले आगे का पढ़ लेते हैं, फिर मैं रिवाइज करा दूंगा लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है? इनका सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है? ईयर याद रखना है। क्या याद रखना है? ईयर, ठीक है? मेन क्वेश्चन इसमें अभी तक आए हैं कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनका इम्पीचमेंट हुआ है पार्लियामेंट में। तो कौन थे? इम्पीचमेंट समझते हो? आपको समझ में आता है इम्पीचमेंट का मीनिंग? तुम्हें तो आना चाहिए। तुम बताओ। नहीं। हाँ, रिमूवल। जैसे इम्पीचमेंट किसका होता है इंडिया में? प्रेसिडेंट का। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हम कहते हैं, मतलब कि रिमूवल। लिख लो अगर नहीं पता तो, रिमूवल।
यानी पार्लियामेंट ने क्या करा था, रिमूव कर दिया था यहाँ से, ये हटाए गए थे बेसिकली, समझ में आई? इम्पीच्ड बाय पार्लियामेंट। एशियाटिक सोसाइटी इन्होंने क्या करी थी, इन्होंने ही बनाई थी एशियाटिक सोसाइटी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ये था कि जो आपके यहाँ के टेक्स्ट्स हैं, जो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं कल्चरल, जो हमारे पास है चीज़ें, वो सब हम क्या करेंगे, उन्हें प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे भागवत गीता हो गई, उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दो। जो भी एक अच्छी यहाँ के टेक्स्ट हैं जो काफ़ी फेमस हैं, उन्हें क्या करेंगे, हम उनका ट्रांसलेशंस करेंगे। ये सब चीज़ें थी एशियाटिक सोसाइटी में, क्लियर है। सेकंड क्या हुए 1786 से 93, ये कौन थे, कॉर्नवालिस। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि किसके टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट आया था, 1793 में आया है, ठीक है, कॉर्नवालिस के टाइम पे आया था। व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट, किसी को पता है? यस, परमानेंट के लिए सेटलमेंट मतलब जैसे तुम कहीं पे परमानेंट सेटल हो गई नोएडा में, फिर तुम बताओ, ये सब पढ़ो दीपांशु, समझ रहे हो कि इंफॉर्मेशन जो लेनी है वो लो जो आपके एग्जाम में आ सकती है, फिर एग्जाम जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद बाकी की इंफॉर्मेशन लेना। मैं कई बार देखता हूँ लोग प्रिपरेशन के टाइम पे आगे की चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। वो सब है जब आपका एग्जाम हो जाए तब आप किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हो, किसी का कुछ पढ़ रहे हो, क्योंकि तब टाइम है आपके पास, पूरा पढ़ो कि डच कहाँ से आए, कहाँ से कहाँ गए। लेकिन अभी क्या है, जो मेन चीज़ है अगर वो आप वो पढ़ोगे तो क्या होगा, दो आपने फ्रंट खोल दिए, एक फ्रंट ये है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, ये वाला इंपॉर्टेंट, एक दूसरा फ्रंट खोल दिया, उस कारण क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, और जो मेन चीज़ है वो मुद्दे से आप हट जाओगे। तो ये बताओ परमानेंट सेटलमेंट, तुम बताओ ध्रुव, इसे बंद कर देना मनोज। परमानेंट सेटलमेंट से ही जमींदारी सिस्टम आया इंडिया में। उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जमींदार्स को क्रिएट करा। कैसे क्रिएट करा, जमींदार्स को। और जमींदार जो लैंड जो थी, जो विलेजर्स के पास थी, वो सारा का सारा किसको दे दिया, जमींदार को दे दिया। जमींदार को ये अथॉरिटी दे दी कि अब आपको क्या करना है, इस एरिया में रेवेन्यू कलेक्ट करना है। क्या करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है उसमें से, ठीक है। वो एक आपका काफी ज्यादा जो रेवेन्यू था वो काफी ज्यादा रखा गया, जितना भी था काफी ज्यादा रेवेन्यू रखा गया। उसके पीछे रीजन भी ये था कि ये फिक्स था। फिक्स्ड का मतलब है कि इसे चेंज नहीं किया हमने। जैसे होता है ना कि विद टाइम क्या होता है, रेट चेंज हो जाता है रेवेन्यू का, वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, क्लियर है। लेकिन इसलिए उन्होंने सोचा कि विद द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि जो अभी तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन आज से 10 साल 15 साल बाद वो सही हो जाएगा रेवेन्यू जितना हमने रखा है, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट से सब जगह क्या हो गया, जमींदार को पावर मिल गई। उन्होंने क्या करा, एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये एक फेलियर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी, क्योंकि उन्हें वो रेवेन्यू मिल नहीं पा रहा था। और जमींदार के को भी एक प्रॉब्लम ये थी कि मान लो वो रेवेन्यू नहीं देंगे तो ब्रिटिश क्या करेंगे, उसकी ऑक्शनिंग कर देंगे लैंड की, मतलब कि जमींदार किसी और को बना देंगे उस एरिया का। भाई अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो क्या करोगे, आप जमींदारी से हटके दूसरे को जमींदारी सिस्टम मिल जाएगा। समझ में आ गया। ये था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट का मतलब यही है कि जो रेवेन्यू था, रेट ऑफ रेवेन्यू, वो क्या है, फिक्स था, क्लियर है। उसके बाद आता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज थ्रू कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस। ये कल मैंने पढ़ाया था जब लास्ट क्लास हुई थी, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज। क्या होता है कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, सीसीएस। यस, जैसे आज आईएएस आईपीएस की पोस्ट होती है, उस टाइम पे ये आता है सीसीएस, कोऑर्डिनेटेड, मतलब कि जो हायर पोस्ट होती है किसी भी डिपार्टमेंट में, वहां पे कौन, उसको हमने क्या करा, उससे पहले क्या होता था कि कोई भी सिविल सर्विसेज जैसी चीज नहीं थी इंडिया में। कौन लाया, कॉर्नवालिस लाया, ठीक है।
तो उसने क्या करा, कॉन्विनेटेड सिविल सर्विस, एक एग्जाम, एक जॉब शुरू करी जिसमें किसकी पोस्ट क्रिएट की गई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट क्रिएट की गई, किसकी, कलेक्टर की, और उसे सारी पावर्स दे दी गई, पुलिस की पावर भी दी गई, जुडिशरी पावर दी गई, सब किसके हाथ में था, कलेक्टर के हाथ में था, वो सारा काम कर रहा है। समझ में आया, क्लियर है, कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड ऑफ 1793, ये क्या है, कॉर्नवालिस कोड ऑफ 1793। पहले क्या होता था, जो हमारे कोई जुडिशरी सिस्टम नहीं था इंडिया में, समझ में आई, क्या नहीं था, जुडिशरी सिस्टम नहीं था, तो इसने क्या करा, कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया। दो टाइप के कोर्ट बने, एक कौन से कोर्ट्स होते थे, सिविल कोर्ट्स होते थे, और दूसरे कौन से होते थे, क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे। किसने क्रिएट किए, कॉर्नवालिस ने। सिविल समझ में आता है, सिविल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स अलग हो गए। क्रिमिनल केसेस कौन सा है, मर्डर हो गया, ठीक है, और सिविल में क्या हो जाएगा, लैंड इश्यूज हो गए, और आपका इनहेरिटेंस का हो गया, रिलीजियस इश्यूज हो गए, कोई रिलीजन कन्वर्जन का इशू है, ठीक है, प्रॉपर्टी इशू है, वो सब किस में जाएगा, सिविल में जाएगा। क्लियर है, ये सब किया। सेपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम जस्टिस, और इनका मतलब कि टॉप कहाँ पे है, गाजीपुर। गाजीपुर किस एरिया में, किसी को पता है, किस, यूपी में है, बिहार में, कहाँ है, पता है, यूपी में कहाँ पे, ये है बनारस के पास। बनारस कभी कोई गया है, तो गाजीपुर जो है बिल्कुल बिहार से लगा हुआ है, समझ में आई। जैसे आपके पीछे यूपी का मैप है, देख रहे हो, तो उधर आप देखो, उधर गाजीपुर दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो गाजीपुर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को। वेलेस्ली आ गया, उसके बाद कौन है, वेलेस्ली। वेलेस्ली का हमने क्या पढ़ा था, सब्सिडरी अलायंस, बताया था मैंने। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, कौन बताएगा, प्रियंका, कोमल, या पढ़ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग, तुम बताओ। गुड, मतलब जो इंटरनल अफेयर्स था वो आप मैनेज करोगे, एक्सटर्नल अफेयर्स कौन मैनेज करेगा, आपका ब्रिटिशर्स। साथ में एक ब्रिटिश रेजिडेंट आपके यहाँ रखा जाएगा, और जो आपकी आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी आपके यहाँ रखी जाएगी टेरिटरी में, उसकी जो भी सैलरी है, उसका फूड वगैरह का अकोमोडेशन सब आप ही को पे करना है। डेट वाज सब्सिडरी अलायंस। और कोई भी आप ट्रीटी बिना ब्रिटिश की परमिशन के साइन नहीं करोगे। क्लियर है। फोर्ट विलियम कॉलेज, ये कई बार क्वेश्चन आता है, क्यों इन्होंने किया था, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ब्रिटिशर्स को ट्रेन करना चाहते थे, क्योंकि अब धीरे धीरे उनका क्या हो रहा था, एरिया बढ़ रहा था, उन्हें क्या चाहिए थे, लोग चाहिए थे काम करने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, कॉलेज खोल दिया, फोर्ट विलियम कॉलेज, कि ब्रिटिश जो सिविलियंस ने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ट्रेन किया जाए। ठीक है। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो इंपॉर्टेंट है। बेंटिक जो है ये बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसी के टाइम पे क्या हुआ था, अबॉलिशन ऑफ सती। सती सभी को पता है सिस्टम क्या होता था। ठीक है, इसमें किसकी मेन रोल रहा था सती को अबॉलिश करने में, किसी को पता है, तुम बताओ। राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, और क्या करा, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है,
सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बैंक ऑफ थग्स। ये थग्स क्या होते थे? ये लुटेरे, लुटेरे होते थे। तो उनको सप्रेस किया था किसकी हेल्प से? एक कैप्टन थे स्लीमैन। कौन थे? कैप्टन स्लीमैन। उनको ये टास्क दिया गया था, ठीक है, कैप्टन स्लीमैन को। कोई डाउट इसमें? 2-3 पॉइंट्स है, देखो एक चीज समझो, बार बार रिवाइज करो चीजों को। बहुत अच्छे नोट्स हैं, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा भटकोगे तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे मामला डाउन होता चला जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि क्या है कि बहुत सारा सिलेबस है, समझो इस चीज को। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। तो आपको क्या करना है, पहले तो यूट्यूब से कुछ भी देखना बंद कर दो, कुछ भी मत देखो। सेकंड पॉइंट ये है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसे बार बार रिवाइज करते रहो। उतना ही, इतना नहीं अननेसेसरी। क्योंकि ये जो नोट्स बनाए गए हैं बहुत मतलब ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी जो क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम्स में वो सारे इसमें कवर्ड है, ठीक है। और साथ में जो क्वेश्चंस अगर आ भी सकते हैं वो भी हैं। तो लगभग इसी से पेपर आएगा आपका। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कुछ और करोगे तो उससे क्या होगा कि ये वाली चीज़ अब रह गई, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप बहुत एक उसमें फंस जाओगे, ना इधर के रहोगे। फिर क्या होगा कि आपका मतलब कि ना मतलब एग्जाम आ जाएगा, आपको ये सारी चीज़ें आप भूलते चले जाओगे। क्योंकि अभी क्या है ना, अब ये देखो कि 73 पेजेस हैं। जैसे ही 73 पेज ये पूरा कंप्लीट होगा मॉडर्न हिस्ट्री, आप ये समझो कि आपको पूरा याद रखना है उस चीज़ को। और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, फिर एंशियंट है, मेडिवल है, हिस्ट्री के ही 3 पार्ट हैं। समझ रहे हो? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। खैर चलो, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी क्या है? मैंने पढ़ाया था, किसके लिए थे? इनका नाम क्या था? जेम्स एंड्रयू रॉम से। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ऑर्डर हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है। फर्स्ट रेलवे लाइन भी इन्हीं के टाइम पे इंडिया में बिछी थी 1853 में, ठीक है, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, ठीक है। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी इन्होंने ही ऑर्गेनाइज कराया था। और टेलीग्राफ एंड पोस्टल रिफॉर्म्स भी यही लाए थे। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट आप हमेशा याद रखोगे, रेलवे लाइन, पीडब्ल्यूडी, टेलीग्राफ एंड पोस्टल रिफॉर्म्स भी ये लाए थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आया था। और ये फर्स्ट वाइस रॉय भी बने, ठीक है, फर्स्ट वाइस रॉय। क्योंकि हमें पता है 1857 में लड़ाई हो गई, उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, खत्म हो गई, अबॉलिश करके। वो क्या हुआ, डायरेक्ट जो रूल किसका स्टार्ट हो गया वहां से, हाँ, ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट, पहले कंपनी के रूल कर रहे थे, अब डायरेक्टली वो रूल कर रहे हैं इंडिया पे। समझ में आ गया? तो ये चीज हुई, ठीक है। जॉन लॉरेंस वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। मास्टरली इन एक्टिविटी डिस्कस किया था, क्या है याद है? आगे बढ़ाई थी, फॉरवर्ड पॉलिसी थी वो, आगे बढ़ाने वाली, लिट्टन की। बिल्कुल पढ़ो यार। लॉर्ड मेयो, पहला सेंसस हुआ था इंडिया में लॉर्ड मेयो के टाइम पे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि फर्स्ट सेंसस किस ईयर में हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था। लेकिन इसमें एक चीज और आती है कि आपको याद रखना है कि ये जो सेंसस था ये रेगुलर सेंसस नहीं था। सेंसस तो हुआ था, लेकिन जो सेंसस रेगुलर हुआ वो कब से हुआ आपका 1881 से हुआ। कब से हुआ? 1881 से हुआ, ठीक है। ये भी आप याद रखोगे। लेकिन कई बार अगर क्वेश्चन आता है उसमें अगर 1872 भी है और 1881 भी है तो आप कौन सा मार्क करोगे? 1872। कई बार कंफ्यूज कर देता है, वो दोनों दे देता है, क्योंकि पहली बार सेंसस तो 1872 में ही हुआ था, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर हो रहे थे ऑफिशियल, जिस पूरा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हुआ था, वो कब हुआ था? 1881 में हुआ था। क्लियर है? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, ये सारा का सारा ये है।
और ये भी कई बार पूछा जाता है कि इनका असैसिनेशन हुआ था इंडिया में, कौन ऐसे हैं वाइस रॉय जिसका असैसिनेशन इंडिया में हुआ था, तो कौन थे? लॉर्ड मेयो। क्लियर है? फिर इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है लॉर्ड लिटन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, हमने किया था, ठीक है। ये क्या है? दिल्ली दरबार। बताओ इसमें क्या हुआ? जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्हें हमने क्या कहा था कि शी इज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, मतलब पूरा इंडिया किसके अंडर में, कंट्रोल में? क्वीन विक्टोरिया के अंडर में, ठीक है। कब हुआ था? 1877। और ये क्या लाए थे? फॉरवर्ड पॉलिसी। वी हैव डिस्कस्ड फॉरवर्ड पॉलिसी आल्सो। 1880 लॉर्ड रिपन, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लाया था लिटन, मैंने कहा था ये क्या थे? ये थोड़ा सा प्रो इंडिया थे, उन्होंने हमेशा थोड़ा इंडियंस के बारे में सोचा, और लिटन बिल्कुल जस्ट अपोजिट थे उसके, ठीक है। वो काफी एग्रेसिव था, ठीक है। तो ये थे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, भी इसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। इल्बर्ट बिल इन्हीं के टाइम पे आया। क्या था इल्बर्ट बिल? कौन बताएगा? वी हैव डिस्कस्ड इल्बर्ट बिल, बताओ। ध्रुव क्या हुआ? संडे वीकेंड मजा किया है क्या 2-3 दिन पूरा? नहीं, गलत। तुम दीपांशु, तुम बताओ, तुम कुछ पढ़ रहे हो या नहीं? तो बताओ फिर। कैसे काम चलेगा ऐसे? कितनी बार मैंने ये बताया इल्बर्ट बिल वगैरह। क्या होता था कि पहले क्या थे? जज केस था ना, क्या था उसमें? जो यूरोपियंस थे उन्हें इंडियन जज ट्रायल नहीं कर सकता था, उनका ट्रायल नहीं हो सकता था। तो उसमें उन्होंने बिल लाए थे कि नहीं, अब इंडियंस भी ट्रायल ले सकते हैं। उसमें क्या हुआ था? कंट्रोवर्सी हो गई थी, जो यूरोपियंस कभी मानेंगे नहीं, तो उसके लिए जूरी सिस्टम सेटअप हुआ। बताया था नहीं बताया था? क्यों नहीं पढ़ा फिर? अभी तो आपको कम पढ़ाया गया है। आप सोचो जब ये पूरी बुक आपके हाथ में हो जाएगी पूरी, तब आप कैसे याद रखोगे चीज़ों को, जब आप अभी से भूल रहे हो 2 दिन पहले जो पढ़ाया गया है? इसका मतलब है आप घर पे पढ़ ही नहीं रहे हो। देखो आप ये समझ जाओ कि अगर क्लास के बाद आप घर पे नहीं पढ़ रहे हो, 6-7 घंटे घर पे नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो आप मतलब कि चीज़ें नहीं हैंडल कर पाओगे लास्ट में, समझ रहे हो? फिर है कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके टाइम पे पार्टीशन हुआ था बंगाल का, ठीक है। ये पढ़ाया जाएगा, जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा आगे तो हम देखेंगे भी, ठीक है। ठीक है, इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी बनाया। जॉन मार्शल इसके क्या रहे थे? पहले डायरेक्टर रहे थे, ठीक है। अब ये याद रखना है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को इन्होंने क्या करा था? रीऑर्गेनाइज किया था। ऑलरेडी वो सेटअप कब हुआ था? अलेक्जेंडर कनिंगम। तो इसलिए क्या है कि आपको ये याद रखना है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंगम में कि ये दोनों के दोनों कैसे डिफरेंस है इसमें। तो आपको ये समझना है कि अलेक्जेंडर कनिंगम क्या थे? ऑलरेडी जब सेटअप हुआ था आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, तब उन्हें बनाया गया वहाँ पे फादर, इसलिए इंडियन आर्कियोलॉजी का बोला जा रहा है। लेकिन जो रीऑर्गेनाइज्ड उसे प्रॉपर तरीके से किया वो किसने किया? तो कर्जन ने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। और जॉन मार्शल उसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए। वाइस रॉय तो कर्जन था ना, उसके टाइम पे हुआ है, रीऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। और एक ये एक्ट भी पास किया गया, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट एंड यूनिवर्सिटीज एक्ट। इसमें क्या था? प्रिजर्व करना है हमें जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कौन कौन सी हैं एंशिएंट? नालंदा, तक्षशिला, इन सबको हम प्रिजर्व करेंगे, वहाँ पे फिर से प्रमोट करेंगे उन यूनिवर्सिटीज़ को। जैसे आजकल भी गवर्नमेंट बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रही है,
कर रही है नहीं कर रही है, आपने सुना होगा प्रिजर्वेशन हो रहा है, तो वैसे ही वो भी लाया था। ऐसे ही आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, आगरा फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब क्या करेंगे हम, प्रिजर्व करेंगे इन सब चीज़ों को। इसके लिए एक्ट लाए थे ये, ठीक है। और जो डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी थी वो भी कौन लाए थे, ये करजनी लाए थे। तभी इसने क्या किया था, बंगाल को पार्टीशन कर दिया था, क्योंकि बंगाल क्या था, वहीं से सारी अपराइजिंग्स हो रही थी। तो इसे समझ आया था बंगाल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर अपराइजिंग्स बंगाल से हो रही थी, तो बंगाल को पार्टीशन कर दो, हिंदू और मुस्लिम के बीच में पार्टीशन कर दो। तो उससे क्या होगा कि यूनिटी ब्रेक हो जाएगी और फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, ये मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये लॉर्ड मिंटो के टाइम पे आए थे, ठीक है। और ये क्या था, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ध्रुव मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना पहले, जॉइंट इलेक्टोरेट्स एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, है ना, बताओ। और जॉइंट इलेक्टोरेट्स में क्या हो गया, जैसे आज रिजर्वेशन है SC/STs का कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स है, जॉइंट इलेक्टोरेट है, क्या है वो, रिजर्वेशन सिस्टम है ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हाँ, मतलब बात यह है, देखो जॉइंट इलेक्टोरेट्स में क्या होता है कि जैसे वहाँ का कैंडिडेट है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, इलेक्शंस जब होते हैं तो वहाँ का जो कैंडिडेट है वो किसी कैटेगरी का ही होगा, वहाँ पे हो जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कैंडिडेट है वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का ही हो सकता है या ST कैटेगरी का हो सकता है। अब विमेन का भी आ रहा है रिजर्वेशन, तो क्या होगा, विमेन ही हो सकती है यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ विमेन ही वोट देंगी या फिर शेड्यूल कास्ट ही वोट देंगे। वोट कोई भी दे सकता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई भी मेंबर वोट देगा, वो होता है जॉइंट इलेक्टोरेट्स। लेकिन सेपरेट में क्या होता है कि मेंबर भी आपका क्या हो गया, SC कम्युनिटी का बना दिया, और वोट भी कौन दे रहे हैं, सिर्फ SC वाले दे रहे हैं, बाकी वोट नहीं दे सकते उस एरिया के। उसे क्या कहते हैं हम, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो यानी कि इन्होंने मुस्लिम्स के लिए कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दी थी मुस्लिम्स के लिए, कि मुस्लिम्स की हो गई, और इसमें जो वोट भी देंगे वो सिर्फ मुस्लिम्स ही देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्लियर है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। लॉर्ड हार्डिंज, ठीक है। जो ये आपका दो चीजें हैं, तो पहले कैपिटल थी कैलकाटा, तो वो दिल्ली हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में, एनल्ड का मतलब कैंसिल हो गया, ठीक है, उसे खत्म कर दिया था, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे आगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, जो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं, ठीक है, और जलियांवाला बाग भी इसी टाइम पे होता है, इनके टाइम पे। फिर लॉर्ड रीडिंग, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में अगेन, कि कौन सा ऐसा सिर्फ एक ओनली जूइश वाइस रॉय था इंडिया में, तो वो कौन थे, लॉर्ड रीडिंग। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। इसलिए मैं हर चीज जो बनाया है ना, अगर आप इसे पढ़ लोगे तो ये मान के चलो कि शायद कोई ऐसा क्वेश्चन हो, शायद एक आध जो इससे बाहर हो, वरना इसी से आने हैं, इतने अच्छे हैं। लेकिन आप पढ़ो तो, आप जब पढ़ोगे ही नहीं, आप टाइम नहीं है आप लोगों के पास इतना, आप पढ़ो उस चीज़ को, धीरे धीरे क्या है कोर्स कंप्लीट होता चला जाएगा, आप समझ नहीं रहे हो, और फिर क्या होगा कि आपके लिए चीज़ें हैंडल करनी टफ हो जाएंगी उस टाइम पे। आप समझ रहे हो, धीरे धीरे कोर्स जैसे आगे बढ़ेगा, आपके लिए पुरानी चीज़ भी आपको याद रखनी है और नया भी पढ़ना है, तो सोचो आपको कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। नहीं तो ऐसे तो पुराना आप भूल जाओगे फिर। भाई आप ये मान के चलो, जितना आप आज टाइम दे रहे हो, सिर्फ नए का मत देखो, जो जो पढ़ा दिया गया है उसे रिवाइज करते हो। मैथ्स में जो जो चीजें हुई हैं याद है, क्वेश्चन दूं एक दो मैथ्स के, इसके बाद एक दो मैथ्स के क्वेश्चन करोगे तुम लोग, मुझे आइडिया तो लगे कि तुम्हें याद भी है या बस मैं पढ़ा ही जा रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। इरविन, लॉर्ड इरविन, ये कब आए थे, 1926 से 31, ठीक है। तो आपको याद रखना है इरविन, इसके बीच में क्या हुआ था, डांडी मार्च, गांधी इरविन पैक्ट, साइमन कमीशन, ठीक है, ये सब हम देखेंगे आगे, ठीक है। फिर लॉर्ड गो, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाइस रॉय था जिसका लॉन्गेस्ट टेन्योर था इंडिया में, कौन थे, लॉर्ड लिनलिथ गो थे, 36 से 43 तक, ठीक है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी टाइम पे हुई थी, बाकी चीज़ें हम पढ़ाएंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह। फिर आपके 43 से 47 में वेवल आ गए, ठीक है, कैबिनेट मिशन वगैरह पढ़ाया जाएगा। फिर 47 में लास्ट कौन थे, माउंटबेटन, ठीक है, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर है। इसे बार बार देखो, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए चीज़ें। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जब आगे पढ़ोगे तो और क्लैरिटी आएगी, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब बात आती है आपकी परमानेंट इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है। तो इसमें कई बार एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो आपको याद रखना है कि ड्रेन थ्योरी किसने दी थी, दादा भाई नेहरू जी ने। ये ड्रेन थ्योरी क्या थी, ड्रेन थ्योरी ये कह रही थी कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे आपके साथ कि इंडिया की सारी रिसोर्सेज को ड्रेन कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, यहाँ से रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ते में लेते थे लोगों से, किसानों से, जो लोकल लेवल पे लोग थे उन्हें बहुत कम पैसा देते थे रॉ मटेरियल्स का। फिर वो रॉ मटेरियल कहाँ पहुँचता था, ब्रिटेन पहुँचता था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे, तो वो इजीली वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता था। उस फाइनल प्रोडक्ट को फिर से वो यहाँ पे इंडिया में लाके महंगे दाम में बेचते थे। तो पहले वो क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को ड्रेन कर रहे हैं, और जब वो महंगे दाम में आपको कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो उससे क्या मिल रहा है, उन्हें पैसा मिल रहा है। तो दोनों चीज़ें, रिसोर्सेज और प्लस मनी, दोनों कहाँ से, इंडिया से क्या ले रहे थे, वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ड्रेन कर रहे थे। इसी को क्या कहते हैं हम, ड्रेन थ्योरी कहते हैं। किसकी थी ये, दादा भाई नेहरू जी की, ठीक है। और इनका ये क्या था, ठीक है, ये आपका पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये एक बुक थी जिसमें इन्होंने ये ड्रेन थ्योरी दे रखी है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक थी, या ये पूछा जाता
बाकी तुम करो, ये करोगे उसे दूसरे को दे दो, तो उससे क्या होगा? तो अब वो जो 9 करोड़ में वो काम करेगा, 10 करोड़ का काम था वो 9 करोड़ में कर रहा है, तो अब वो मटेरियल लगाएगा, बेस्ट मटेरियल नहीं लगाएगा, क्वालिटी डिग्रेड होती नहीं होगी। इंडिया में आज क्यों दिक्कत है रोड्स में, ये सब ये इसी कारण। टेंडर किसी को मिलता है, काम कोई और कर रहा होता है। टेंडर आपको मिल गया, आपने उसे पास कर दिया किसी और को, अब आप भी अपना कमीशन लोगे नहीं लोगे? भाई काम लिया ये लिया तो आपने कमीशन ले लिया, अब उसके पास उतने पैसे में उसे आपको कमीशन भी देना है, उसे काम भी पूरा करना है, तो वो क्या करेगा? क्वालिटी घटा देगा। ऐसे यहाँ पे इन्होंने क्या करा, जमींदारों ने किसी और को काम दे दिया कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का, अपना मजे कर रहे थे, मतलब अपना रह रहे थे। जैसे गांव में वो रहते ही नहीं थे जमींदार, वो रहते थे सिटीज में, जैसे आप नोएडा में रह रहे थे। अब आपको कहीं गाँव में जाना है, वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, आप करोगे नहीं? आप कहोगे यार एक काम करो, एक एजेंसी हायर करो, वही करेगी रेवेन्यू। अब वो भी अपना भी पैसा कमाएगी, एजेंसी कमाएगी नहीं कमाएगी? अब कई बार ऐसे कर करके क्या होता था कि जो दूसरा बंदा है, जैसे आपने काम दिया है, वो भी नहीं करना चाह रहा वो काम, वो तीसरे को दे देगा कि तुम करो, तीसरा वाला कई बार चौथे को दे देगा। तो ऐसे क्या हुआ कि धीरे धीरे एक चेन बन गई, और उससे क्या हुआ कि जब वो काम जिसे मिला, उसके पास रेवेन्यू तो बहुत लेना था उसे, तो उसने बहुत एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया भाई, क्योंकि उसे कमीशन देना है, बाकी लोगों को भी देना है ना, काफी लोगों को, तो वो क्या करेगा? पैसा ज्यादा लेना पड़ेगा, तो उसे एक्सप्लॉइट, लोगों को कहा कि भाई इतना पैसा तुम्हें देना। उससे क्या हुआ? जब वो पैसे दे नहीं पाए लोग, तो वो किसके पास जाएंगे? मनी लेंडर्स के पास जाएंगे पैसा लेने के लिए, लोन पे। मनी लेंडर पैसे वैसे तो देगा नहीं, किस बेसिस पे देगा पैसा आपको बताओ? जमीन गिरवी रख के देगा, धीरे धीरे वो जमीन पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे करके जो जमीन थी वो सीधे सीधे साहूकार के पास चली गई, और ऐसे लोग क्या हो गए? एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता चला परमानेंट सेटलमेंट में। क्लियर है? तो यही है आपका सब इंक्लूडेशन, समझ में आई? रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ कि असेसमेंट हाई था, कलेक्टेड, ठीक है ना, तो कलेक्ट भी करना था। अगर फेल भी हो रहा है, मतलब कि उस दिन सूखा ड्रॉट पड़ गया, फसल नहीं होगी, तो भी आपको पैसा देना है। अब दे पाओगे पैसे जब आपको खुद ही कमाई नहीं हो रही, तो आप कैसे दे पाओगे? ठीक है, तो इसमें क्या था? ओवरऑल असेसमेंट रूल होल विलेजेस टुगेदर, मतलब इसका क्या मतलब हो? मतलब कि अब क्या हुआ कि असेसमेंट 66%, भाई 66% कितना ज्यादा हो गया? अब पहले तो आप इस किसान से अलग ले रहे हो, उससे अलग ले रहे हो, अब पूरे विलेज क्या होगा? एक साथ ग्रुप ऑफ विलेज से आप पैसा लोगे तो पूरा विलेज ही क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हुई। अब ये पढ़ो, सब इंक्लूडेशन क्या है, सनसेट क्लॉज क्या है, पट्टा क्या है, और कमर्शियल आइसोलेशन ऑफ क्रॉप्स क्या है, ये सब देखो एक बार।
बताओ व्हाट इज सब इन्फ्यूडेशन? जमींदार को पैसे देने थे, मतलब जमींदार को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली, लेकिन उसने वो कैसे नहीं करी, किसी और को उस काम को करने को बोल दिया, उसने दूसरे आदमी को, और उसने तीसरे और हर कोई अपना कट ले रहा है। हम्म हम्म मतलब मेन चीज़ था जिससे वो कट लेगा। अब मान लो कि आपको 100 रुपये लेने थे किसी से, लेकिन आपने कहा कि आप 100 रुपये मैं आपको डायरेक्टली नहीं आप ले रहे हो, आप किसी और से कह रहे हो, तो वो अपना कट भी तो लेगा। अब वो उसकी जगह 100 की जगह कितना लेगा, 105 रुपये लेगा सामने वाले से, तभी तो उसे 5 रुपये का फायदा होगा। लेकिन अब उसने भी 100 किसी और को दे दिया, तब वो 105 रुपये आपने कहा उससे ले लेना, वो कितना लेगा, वो 110 लेगा, उसे भी अपना लेना है। तो एक्सप्लॉयटेशन एंड कंज्यूमर का बढ़ गया है इसमें, बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो कल्टीवेशन जो कर रहा है उसे अब क्या करना है, ज़्यादा पैसा देना है। ये था सब इन्फ्यूडेशन। क्लियर है? जिसमें इश्यूज क्या है सब इन्फ्यूडेशन के। सनसेट क्लॉज क्या है, कौन बताएगा? ध्रुव बताओ। हम्म हाँ, मतलब ऑक्शनिंग, मैंने कहा था ना, जमींदारों का भी ये है कि भाई अगर वो जो पैसा रेवेन्यू आपने बोला है कि इतना हम देंगे हर साल, ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं दे पाए तो क्या करोगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगी कि अब आप बस की नहीं है, कोई नहीं, हम आपकी जगह किसी और को हायर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये हो गया पूरी कहानी। ठीक है, पट्टा क्या होता है? वही मैंने बताया था, पट्टा सिस्टम रैयतवारी में मिलता था, जिसमें कि आपके राइट्स हैं कि भाई आपके पास ज़मीन के क्या राइट हैं वो होंगे, और कितना रेवेन्यू आपको पे करना है गवर्नमेंट को, वो होगा पट्टा सिस्टम। आज भी चलता है। ठीक है, जो लेखपाल होता है वो करता है ना गांव में। ठीक है, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स क्या है? मतलब दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं, एक फूड क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप्स होती हैं। कैश क्रॉप्स कौन से हो गए? जैसे इंडिगो हो गई, कॉटन, जूट, ओपीएम, टी, ये सब क्या होती हैं जिससे आप कैश क्रॉप्स क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये क्या होती हैं कि इनकी कमर्शियल सेल काफ़ी ज़्यादा होती है, इससे पैसा काफ़ी आप कमा सकते हो इन क्रॉप्स को बेच के, तो इसे कैश क्रॉप्स कहते हैं। फूड क्रॉप्स क्या होते हैं? जो आप कंज्यूम करते हो। ठीक है, जैसे आपका वीट हो गया, राइस हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गई आपकी? वीट, राइस, मतलब फूड क्रॉप्स हो गई। तो पहले क्या होता है, जो फूड क्रॉप्स होती हैं उससे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहती है, लेकिन जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो क्या करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को बर्बाद कर देती है। और अब कैश क्रॉप्स कौन कहेगा फार्मर्स से ग्रो करने के लिए? ब्रिटिशर्स कहेंगे, उन्हें चाहिए थी कैश क्रॉप्स। इससे क्या हुआ कि वो जो फूड क्रॉप्स वाला जो उनका था इकोनॉमिक सब्सिस्टेंस, वो डिस्ट्रॉय होता चला गया। सॉइल की फर्टिलिटी कम होती चली गई, प्रोडक्टिविटी कम होती चली गई क्रॉप्स की। ये सब किसको झेलना था? फार्मर्स को। ठीक है, तो कैश इनकम रोज इन गुड ईयर्स, बट व्हेन द हार्वेस्ट और द प्राइस फेल्ड देयर वाज नो ग्रेन इन द विलेज। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो फूड ग्रेन्स थे वो थे ही नहीं, उसमें इश्यूज आने लग गए। साथ में क्या हुआ कि हर साल आपको क्या चाहिए, उसके लिए फर्टिलाइजर्स चाहिए, काफ़ी चीज़ें चाहिए। जब वो कुछ हुआ, डिस्ट्रॉय हो गई मान लो क्रॉप्स, तो अब आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और साथ में अब आप हार्वेस्ट भी नहीं हो पाया। तो इन दी एंड क्या हो गया? आप भाई जैसे आप पहले एफडी में पैसा लगा रहे हो 7% के हिसाब से, तो एक वो तो है कि उतना पैसा आपको मिलता रहेगा हर साल। अब आपने सोचा नहीं हम तो क्रिप्टो में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, 50% का वो मिलेगा। अब पता चला कि जिस साल क्रिप्टो डूबेगा तो पूरा ही डूब जाएगा, फिर वो 7% भी गया, वो 50% भी ले गया। तो यही इनके साथ हुआ कहानी। समझ में आ गई? तो ये थी यहाँ की कहानी, इकोनॉमिक टर्म्स फाइनली। ठीक है, ये देख लेना, फिर हम देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लो। ठीक है, 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया आज तुम्हारे। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। कल देखा जाएगा रिवोल्ट ऑफ 1857। कल वैसे देखता हूँ, कल आ जाओगे? वैसे तो ईद है कल।
आ जाओगे? ठीक है।